सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिमांड फॉर मनी क्या होता है। ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी सबसे पहले बताओ कि डिमांड क्या होता है। मांग। हाँ, मांग मतलब देखो, अब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमने क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में देखा था ना, कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें डिमांड यस सर, गुड्स डिमांड एंड एंड सर्विसेज सप्लाई। करते हैं। तो एक तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की हो गई। इसके बाद हम मनी का डिमांड किस किस पर्पस में करते हैं, ये चीज हम आज देखेंगे। तो मनी का डिमांड 3 पर्पस में होता है। एक तो तुम्हारा ट्रांजेक्शन के लिए। सर इको हो रहा अच्छा, ठीक। तो पहला पार्ट था तुम्हारा ट्रांजैक्शन मोटिव, और दूसरा तुम्हारा पार्ट है कंजप्शन मोटिव। नहीं, कंजम्पशन में कहाँ चली गई। ठीक है, समझ गया। पहला जो तुम्हारा पार्ट है ट्रांजैक्शन मोटिव का, वो तुम्हारे कंजम्पशन पर्पस से हो रहा है। दूसरा पार्ट है तुम्हारा प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा तुम्हारा है स्पेकुलेटिव है मोटिव। स्पेकुलेशन। तो पहले में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करना है और मनी का डिमांड बढ़ रहा है, तो मेन पर्पस क्या है, कंजम्पशन के लिए हम मनी का डिमांड कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जब भी हमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम डिमांड करेंगे किस पर्पस से, ट्रांजैक्शन पर्पस से। तो ट्रांजैक्शन तुम्हारा इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है और तुम्हारा एक बिजनेस लेवल पे हो सकता है। समझ में आ रहा है। हाँ सर। ठीक है। दूसरा तुम्हारा प्रिकॉशनरी मोटिव है। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होगा कि हम इंश्योरेंस के लिए या फिर सेविंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमारा मोटिव क्या होता है कि कोई भी अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंटल डैमेज हो, चाहे वो हेल्थ का हो, लाइफ का हो, इस तरह की चीजों को सेव करने के लिए हम प्रिकॉशनरी मोटिव से जो भी हमारा इनकम है वो एक पार्ट हम सेव करते हैं। तो एक तो जो हमारे पास कैश है उसको हम सेव करते हैं, और दूसरा हम मनी की डिमांड करते हैं। किस लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव से, कि एक रेगुलर इनकम जो भी हमारे पास आ रहा है उस इनकम का पार्ट हम उसको सेव करेंगे। किस पर्पज से, प्रिकॉशनरी मोटिव से, कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है उस इवेंट में हम मनी को यूज कर सकते हैं। तीसरा डिमांड किस पर्पज से है, स्पेकुलेशन पर्पज में है। तो स्पेकुलेशन पर्पज में किस तरह से हम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड का एग्जांपल ले लो। तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड का और इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, एक रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट का और बॉन्ड के प्राइस का, प्राइस और इंटरेस्ट रेट। विजिबल है बोर्ड। हाँ सर, पूरा क्लियर है। ठीक है, और आवाज भी। हाँ सर, बहुत है क्लियर। चलो ठीक है। अभी मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना, माइक लेके आया था तो ये अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैम को नहीं दे पाया था मैं। अभी मैं लैपटॉप पे पढ़ाता था, अभी बोर्ड पे सीधे आया हूँ। ठीक है। यस सर। तो प्रिकॉशनरी मोटिव में देखें, इसमें देखा लिखा है कि अनफॉर्सिन कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी तुम लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंट में। कंटिंजेंसी रिजर्व किस लिए क्रिएट किया जाता है, कोई भी सर, अनफॉर्सिन। करने के लिए इन फ्यूचर। हाँ बिल्कुल सही। तो ये तुम्हारा, तो अभी मैं बॉन्ड का बात कर रहा था कि इसका स्पेकुलेशन में कैसे यूज होता है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज डिक्रीज होता है। होता है। तो यहाँ से सीधे एक क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू बन के आएगा कि बॉन्ड के प्राइस और इंटरेस्ट रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट है, मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो बॉन्ड के कौन? प्राइस और इंटरेस्ट रेट में रिलेशनशिप क्या है, तो इसका आंसर होगा निगेटिव रिलेशनशिप। अब यही से तुम्हारा स्पेकुलेशन काम करता है। कैसे काम करता है, जो भी स्पेकुलेटर है, इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, मनी को डिमांड करते हैं किस केस में, यहां से तुम समझो, जब बॉन्ड का प्राइस कम होगा तब या ज्यादा होगा तब। सर एक सेकंड, बॉन्ड जो आप लिखे हैं उसमें दो होता है, एक इंटरेस्ट होता है, एक प्राइस होता है। देखो, इसमें इंटरेस्ट और प्राइस नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक बॉन्ड का प्राइस है और यहाँ मार्केट इंटरेस्ट रेट है, और इंटरेस्ट रेट और प्राइस का जो रिलेशन है ये वाला है। इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट और प्राइस का जो रिलेशन है इनवर्सली रिलेटेड है।
ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो जब ये इनवर्स रिलेशनशिप है तो इन केस जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड का हाँ। डिमांड ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, और जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो बॉन्ड का डिमांड डिमांड का। डिमांड कम होगा। कम होगा। तो ये यहाँ पे तुमको स्पेकुलेशन पर्पज से समझना था कि स्पेकुलेशन कैसे काम करता है बॉन्ड के केस में। तो ये 3 चीजें याद रखना कि मनी का डिमांड किन किन पर्पज से किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, एक तो हो गया ट्रांजेक्शन पर्पज, दूसरा हो गया प्रिकॉशनरी पर्पज, और तीसरा है स्पेकुलेशन। इसको पर्पस मोटिव दोनों नाम दे सकते हैं। इसी में एक ऑप्शन कोई और ऐड कर सकता है मुझे तो तुमको सिमिलर लगेगा कि वो भी मनी का डिमांड का एक पर्पस है, एक मोटिव है। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखना। चौथा ऑप्शन कुछ भी है उसको टिक नहीं करना है। इस टॉपिक के बाद अच्छा, लास्ट क्लास में एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था लीगल मनी का, ठीक है। तो लीगल मनी में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? लीगल मनी और नॉन लीगल मनी, टेंडर वाला, याद है? हाँ हाँ सर। लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल नॉन टेंडर लीगल मनी। टेंडर मनी, ये क्या चीज होती है? लीगल टेंडर मनी का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा ये इशू किया गया है, क्रिएटिंग ठीक है। और नॉन लीगल टेंडर मनी का मतलब नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट। सर वो जो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है। तो ये गवर्नमेंट, देखो लीगल ये भी होता है लेकिन द सेंस कि दो पार्टी जब म्यूचुअल कंसेंट करके इसका एग्रीमेंट करती है कि एज ए पेमेंट मोड हम इसको कंसीडर करेंगे, तो वो होगा हमारा नॉन लीगल टेंडर मनी। जैसे इसमें एग्जांपल हमने क्या लिया था? चेक का लिया था, डिमांड ड्राफ्ट का लिया था, यस है ना? बिल रिसीवेबल्स। हाँ, बिल रिसीवेबल। तो ये हमारे नॉन लीगल टेंडर मनी में आते हैं। तो पहले वाले में लीगल टेंडर मनी जो गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है उसका एक और नाम है, ठीक है, लीगल टेंडर मनी। तो इसमें यहां से सीधे एक क्वेश्चन बन के आएगा कि फिएट मनी को और क्या बोलते हैं? फिएट मनी कहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ सर। सर जो होता है? मनी सप्लाई में जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, करेंसी डिमांड विद करेंसी पब्लिक, उसी को बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा लीगल टेंडर मनी है जिसको मैंने बोला कि गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है, आरबीआई जो प्रिंट करती है, ठीक है, यही तुम्हारा फिएट मनी है। और दूसरा मैंने पढ़ाया था क्या चीज? नॉन लीगल टेंडर मनी। टेंडर मनी। तो इसका एक दूसरा नाम है फिडुशियरी मनी। कहीं पढ़ा है फिडुशियरी? नो सर। तो फिडुशियरी मनी भी तुम्हारा वही है जब म्यूचुअल कंसेंट से दो पार्टी आपस में डिसाइड करें कि कैश के अलावा या फिर फिएट मनी के अलावा हम किसी अदर मोड में पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, वो हमारा कंसीडर किया जाएगा फिडुशियरी मनी के फॉर्म में। तो फिडुशियरी मनी मतलब तुम्हारा एग्जांपल में डिमांड ड्राफ्ट या चेक के थ्रू पेमेंट जब दो पार्टी कंसीडर करें तो वो हमारा हो जाएगा फिडुशियरी मनी। इसी में एक क्लासिफिकेशन और हमें देखना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी का एक अगला पॉइंट, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी, हाँ। तो फुल बॉडीड मनी का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है? एक है तुम्हारा वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा है कमोडिटी, वैल्यू ऑफ मनी और कमोडिटी। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, उस एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे। तो पहला ही पार्ट लेते हैं फुल बॉडीड मनी का, ठीक है, फुल बॉडीड मनी। तो जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है फुल बॉडीड मनी। अब जैसे मान के चलो कि हमारे पास कोई भी कॉइन है, पहले के टाइम पे जो गोल्ड होते थे, सिल्वर होते थे, तो उनका जो करेंसी का वैल्यू होता था, जो उसमें प्रिंट होता था, वो कॉइन का वैल्यू भी उतना ही होता था। अगर सपोज कर लो कि 100 का एक गोल्ड का कॉइन है और 50 का एक सिल्वर का कॉइन है, तो ये सेम वैल्यू उस कमोडिटी का भी होगा। बात समझ में आ रहा है? फुल बॉडी हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक गोल्ड का कॉइन है, जो सपोज कर लो अगर 100 का हमने कह दिया,
तो ये जो गोल्ड का कॉइन है, इस कॉइन की वैल्यू एज ए कमोडिटी भी कितनी होगी? 100 ही होगी। बात समझ में आ रहा है सुहाना, आयुषी? नहीं Yes. सर। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। फुल बॉडी मनी, इसमें क्या है, गोल्ड का अगर एक बिस्किट लिया जाए, गोल्ड का बिस्किट पता है ना, आता है ना, तो गोल्ड का है 22 कैरेट का एक कंसीडर करते हैं। अभी गोल्ड का रेट क्या चल रहा है? 50,000 या 55,000 का रेंज गोल्ड में का चल रहा है। बिस्किट पता है कहाँ? तो अगर गोल्ड का बिस्किट से कोई ट्रांजेक्शन किया जाए, तो क्या अगर 55,000 का उस गोल्ड का बिस्किट है, तो उस 55,000 के बदले एक 55,000 का कोई आइटम हम खरीद के ला सकते हैं? हाँ सर। ला सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 55,000 को सपोज कर लो तुम 60,000 कर लो, तो अभी वोल्टास का एसी मान के चलो कि 30,000 में आ रहा है, तो 60,000 में 2 एसी आएगा। हाँ सर। Yes, तो sir. उसको एक गोल्ड का बिस्किट देंगे और 2 एसी ले आएंगे। तो हमने क्या देखा कि गोल्ड का बिस्किट का जो वैल्यू था, उतने ही वैल्यू वो में दो हमने 2 इक्वल टू कमोडिटी 2 लेके आए। तो हमने उसको पेमेंट क्या किया, यहाँ पे हमारे पास कमोडिटी था ना, हमने उसको पैसा नहीं दिया ना। गोल्ड क्या है, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, प्लेटिनम हो, ये हमारे कमोडिटी है ना। Yes, sir. तो हमने कमोडिटी के थ्रू पेमेंट किया, और कमोडिटी का वैल्यू कितना था? 60,000। समझ में आया? Yes, जिस sir. जिस क्वाइन को या फिर जिस कमोडिटी को जितना प्राइस में कंसीडर कर रहे हैं, उसका वैल्यू भी उतना ही है। तो पहले के टाइम पे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ, उसको देख लेंगे हम, कि ब्रिटिश एरा में जो क्वाइन यूज होते थे, उस क्वाइन का जो वैल्यू होता था वो सेम उतना ही होता था जितना उसका प्राइस वैल्यू कंसीडर किया जाता था। अगर गोल्ड का अगर वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, तो अगर सपोज कर लो कि 100 रुपीज का गोल्ड है, तो उसका वैल्यू भी कितना हुआ? 100 रुपीज। मैं गोल्ड के बदले कोई भी कमोडिटी का परचेज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे इसका दूसरा वाला पार्ट हम देखेंगे ना, तो वहां से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। दूसरा वाला है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे पास जो भी करेंसी है, अगर करेंसी को कंसीडर किया जाए, तो करेंसी हमारा कागज का बनता है, पेपर करेंसी है। लेकिन जैसे 500 का नोट है, तो पेपर करेंसी को अगर सेल किया जाए एज ए कमोडिटी, तो हमें कितना मिलेगा? 500 का नोट है, 500 उतना मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना गवर्नमेंट ही के मिलेगा। द्वारा सपोर्टेड है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि एज ए कमोडिटी जो पेपर, मान लो सपोज लास्ट में एक बार मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोग, कागज का टुकड़ा दिखा के कि अगर इस पे करेंसी नोट प्रिंट करके मार्केट में सेल किया जाए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। एज ए सेम वे, अगर पेपर करेंसी है और जिस पेपर से वो बना है, अगर उसको हम मार्केट में सेल करेंगे तो पेपर का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सिंस वो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड है, बैक्ड है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव मनी हुआ। तो उस मनी का वैल्यू अगर 500 का नोट है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 500 का वैल्यू को। लेकिन जिस कागज पे वो प्रिंट हुआ है, क्या उस कागज का वैल्यू 500 है? No, सुहाना, sir. आयुषी, समझ में आया? Yes, sir, सर। sir. तो यहाँ पे इन दोनों में यही डिफरेंस है कि एक का जो हमने कॉइन लिया हुआ था पिछले फुल बॉडी मनी में, तो जिस कॉइन का जितना वैल्यू है वो उतना वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि फुल बॉडी मनी में यहाँ पे पेपर करेंसी हमने लिया, और गवर्नमेंट के द्वारा वो सपोर्टेड होने के कारण, बैक्ड होने के कारण उसका वैल्यू कितना हुआ? 500 हुआ। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अगर उसको कमोडिटी देखें पेपर को, तो पेपर की उतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक लीगल टेंडर के फॉर्म में गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा सपोर्ट किया गया है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेटिव मनी को क्रेडिट मनी भी बोला जाता है। ठीक है, क्रेडिट मनी जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था पेपर करेंसी वाला,
क्रेडिट मनी क्यों बोला गया? क्योंकि इसका जितना वैल्यू है उतने से कम वैल्यू है कमोडिटी का जो इसका वैल्यू है करेंसी का, वो गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे धारक को इसमें लिखा रहता है ना, शक्ति का अंदर मैं धारक को इतना रुपये पेमेंट करने का वचन देता हूँ, तो वो एक गवर्नमेंट से सपोर्ट हो गया। लेकिन द थिंग इज पेपर करेंसी का वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू जो मेन करेंसी का वैल्यू है उससे कम है। तो क्रेडिट मनी रेफर्स टू मनी विच इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है, इज मच लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब अगर 500 रुपये का नोट्स है तो ये तुम्हारा फेस वैल्यू है, लेकिन इसका जो कमोडिटी है जिससे ये बना हुआ है, कमोडिटी वैल्यू वो उसका 500 से कम है। ये समझ में आया? सर नहीं, एक बार और क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार और देखते हैं। फुल बॉडी क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी, और थर्ड वाले में क्रेडिट मनी। तो पहले इसको देखते हैं और इसको देखते हैं क्या डिफरेंस है। फुल बॉडी मनी में हमने देखा कि कोई भी कॉइन है एक गोल्ड का, इस गोल्ड का एज ए कमोडिटी और एज ए वैल्यू ऑफ मनी क्या है? वैल्यू ऑफ मनी इक्वल है। और कमोडिटी का वैल्यू दोनों इक्वल है, यस सर। कोई डिफरेंस नहीं है। क्रेडिट मनी में क्या देखते हैं हम? यहाँ पे पेपर करेंसी का एग्जांपल लेते हैं। पेपर करेंसी वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा है, लेकिन ऐसे कमोडिटी वैल्यू पेपर का कम है। कम है। समझे? यस सर। नोट कर लो इसको, क्रेडिट मनी में लिख लो, क्रेडिट मनी में लिखना क्रेडिट मनी में लिखना, इसमें मनी वैल्यू इज मोर देन, ये वाला सिंबल लगा देना, मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी। और फुल बॉडी मनी में लिख लेना मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी। इक्वल टू कमोडिटी। वैल्यू। अब क्लियर है? यस सर। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी को आज स्किप कर देते हैं, ठीक है? इसको कल समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वाली क्लास में। बाकी ठीक है। मेन यही तुम्हारा दो चीज था, फुल बॉडी मनी और क्रेडिट मनी। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से हम सीधे चलते हैं कॉमर्शियल बैंक पे। तो लास्ट क्लास में कॉमर्शियल बैंक का थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? जो एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। तो यहाँ पे मेन दो ही पर्पस है कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उस डिपॉजिट के बदले फिर लोन्स एंड एडवांसेस जनरेट करना। तो लोन्स एंड एडवांसेस किसको जाएगा? फिर इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को, और डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट होगा? पब्लिक से। पब्लिक से। तो पब्लिक में कौन होगा? यहाँ पे भी इंडिविजुअल, फर्म, बिजनेस दोनों चीजें हो सकती है, इंडिविजुअल क्योंकि वो भी कॉर्पोरेट। डिपॉजिट करेंगे। तो कमर्शियल बैंक का इस्तेमाल, मतलब कमर्शियल नाम से ही रिप्रेजेंट है कि ये कमर्शियल पर्पस से इसका यूज हो रहा है। वर्किंग चल रहा है। तो कमर्शियल में एक तरफ हम पब्लिक से
डिपॉजिट के फॉर्म में मनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो भी मनी रिसीव हो रहा है एडवांसिंग ऑफ लेंडिंग के लिए, लेंडिंग एक्टिविटी के लिए Lending यूज कर रहे fund. हैं। एक काम इसमें और इसका ऐड होता है, लेंडिंग एक्टिविटी के अलावा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी करते हैं। एंड द सोल पर्पस ऑफ एनी बिजनेस क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट अर्न करना। तो ये प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं? तो बिजनेस में वर्क करके। बताओ। हाँ, लोन दे सर उनको इंटरेस्ट मिलता होगा उसका, अगर लोन दे रहे हैं तो। जो इनका डिफरेंस है, मार्जिन है, किस फॉर्म में है? जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और लोन्स और एडवांसेज पे इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो डिफरेंस आएगा इनका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और उससे सर जो वो प्रॉफिट आएगा उसी से मनी क्रिएट होगा उस रूप में। हाँ, प्रॉफिट आएगा उससे मनी क्रिएट होगा। और इसके अलावा सबसे मेन काम इनका मनी क्रिएशन का डिपॉजिट से होगा। तो जब भी लेंडिंग होगी तो लेंडिंग एक्टिविटी के थ्रू हमने कल वाले एग्जांपल में देखा था, तो तुम लास्ट वाला वीडियो देखना मनी क्रिएशन वाला। तो मनी क्रिएशन में हमने क्या देखा कि जो भी डिपॉजिट हो रही थी वो डिपॉजिट सर्कुलेट होके, एक तो डिपॉजिट से हमने मनी क्रिएट किया और फिर मनी क्रिएशन के बाद फिर हमने उसको लेंड किया। हमारे पास डिपॉजिट आया, हमने उसका एक पोर्शन रिजर्व के फॉर्म में रख के जितना बचा उसको लेंड किया। लेंडिंग के बाद अगर हम किसी को भी लेंड करेंगे तो वो वापस बैंक के पास किस फॉर्म में आएगा? क्योंकि किसी को लेंड करेंगे तो फिर वो किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू बैंक में ही वो पैसा आएगा ना। यस सर। जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी को हमने लेंडिंग किया और लोन्स और एडवांसेस देने के बाद वो उससे कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वो किसी के अकाउंट में जाएगा ना। हाँ। तो जब किसी के अकाउंट में जाएगा तो फिर डिपॉजिट के फॉर्म में ही उसके अकाउंट में जाएगा ना। हाँ सर। डिपॉजिट से हमने क्या किया, फिर उसका एक रिजर्व पोर्शन रख के फिर उससे हमने क्या किया, मनी क्रिएट किया। तो फिर ये प्रोसेस हमारा चलता रहा। कहीं ना कहीं बैंक के पास वो पैसा रह रहा है और उससे क्रिएट हो रहा है, भले वो पब्लिक करेंसी हो। हाँ हाँ हाँ, बैंक का काम ही क्या है? मनी क्रिएशन, ठीक है? तो मनी क्रिएशन कैसे होगा? डिपॉजिट आएंगे और डिपॉजिट का एक हिस्सा सीआरआर रिजर्व के रूप में रखने के बाद वो फिर लेंडिंग एक्टिविटी में लोन्स एंड एडवांसेज के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस के बीच में जो इनका लेंडिंग एक्टिविटी है, डिपॉजिट एक्टिविटी है, जो इनका डिफरेंस है, इससे हमारा क्या है? इंटरेस्ट जनरेट होगा और जनरेट होगा, ये इनका हमारा बैंक का प्रॉफिट हो गया। इसमें क्या एक्टिविटी है और देखते हैं। तो एक तो इनका डेफिनेशन हो गया कि कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट विद द मेन एम ऑफ विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो हमारे कमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं? आरबीआई को छोड़ के सारे हमारे कमर्शियल बैंक ही हैं, जो प्राइवेट बैंक है या फिर पब्लिक बैंक है। तो ये हमारे हो गए। अच्छा, इसमें मनी क्रिएशन की बात किया था और एक हमने लास्ट एग्जांपल में एक चीज और देखा था, सप्लायर ऑफ मनी, प्रोड्यूसर ऑफ मनी। ये कौन होते हैं? सर हाँ सर, आरबीआई एंड गवर्नमेंट, आरबीआई सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है? लास्ट वाला जो मैं डिस्कस किया था वहाँ पे प्रोड्यूसर में गवर्नमेंट और आरबीआई, और यहाँ कैसे कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन में इन्वॉल्व है। तो जो भी मनी क्रिएशन वाला पार्ट है वो हमारा कमर्शियल बैंक कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूसिंग वाले में कौन है? हमारा गवर्नमेंट है, आरबीआई है, क्योंकि उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी है मनी को प्रिंट करने का, उसको प्रोड्यूस करने का। लेकिन मनी क्रिएशन वाली चीजें हैं ये हमारे कमर्शियल बैंक के पास है। ये कमर्शियल बैंक ही मनी को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? उनके पास जो भी डिपॉजिट आएगा उस डिपॉजिट का एक हिस्सा रख के वो लेंडिंग एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करेंगे। तो ये वाला प्रोसेस आरबीआई तो नहीं करता है। नहीं सर, आरबीआई का काम क्या है? सेंट्रल बैंक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो मनी सप्लाई हमारा क्या होता है? So money supply, it is a process by which total deposit held by public at a particular point of time. मनी सप्लाई मतलब सिंपली तुम्हारा सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी।
और वो सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी किसके पास होना चाहिए? पब्लिक के पास। पब्लिक के यही पढ़ा पास। था ना हमने, हाँ Yes, सर। sir. वॉल्यूम ऑफ मनी। वॉल्यूम ऑफ मनी किसके पास? Held जो by public. पब्लिक के पास है। तो M1, M2, M3, M4 हमने सारा कुछ उसमें देखा था। तो हमने क्या देखा था कि अल्टीमेटली किसी न किसी फॉर्म में वो मनी डिपॉजिट के फॉर्म में ही है या तो करेंसी के फॉर्म में है। देखे थे ना? Yes, M1 में हाँ हमने क्या 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 देखा था? CCDD OD मतलब करेंसी क्वाइंस deposit या फिर और डिमांड other डिपॉजिट deposit. या फिर Yes. अदर हाँ डिपॉजिट सर। जो हमारा RBI के पास था, जो फॉरेनर्स वगैरह है। तो मेन चीज अगर हम देख रहे हैं या M1 के बाद M2 पे भी हम गए थे तो सेविंग डिपॉजिट किसका देखे थे? पोस्ट ऑफिस का। देखे थे ना? हाँ सर, सेविंग Yes. डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सर। अब कोरिलेट कर पा रहे हो ना कि किस तरह से ये वर्किंग चल रहा है? मतलब तुम्हारा Yes, sir. मनी सप्लाई पब्लिक के पास ही है और पब्लिक के पास होने का मतलब या तो उनके पास करेंसी के फॉर्म में है या फिर कॉइन के फॉर्म में है या फिर सेविंग डिपॉजिट के फॉर्म में है। और नेक्स्ट जो हम मेजर्स ऑफ मनी देखे थे M2 में, तो उसमें सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का आया। फिर थर्ड में हम चले तो उसमें टर्म डिपॉजिट वाला भी पार्ट आ गया। और M4 पे गए तो ब्रॉड मनी, इसमें जितना भी मनी फॉर्म है, टर्म डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के पोस्ट ऑफिस वाला। तो ये सारा पार्ट देख लेना इम्पोर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। तो आज वाला क्लास में हमने क्या क्या देखा है? अभी फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी है ना। और दूसरा हमने क्या देखा? फुल बॉडीड मनी। और तीसरा हमने क्या देखा? क्रेडिट मनी। इसके बीच वाला पार्ट जो रहेगा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, वो तुम्हारा Yes, sir. फुल बॉडीड मनी से ही निकला है। तो रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से फुल बॉडी से अलग है, इसको नेक्स्ट वाली क्लास में एक बार अच्छे से देखेंगे। चलो, तो यहाँ तक क्लास क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अब हमने कमर्शियल बैंक देख लिया, कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन देख लिया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब यहीं से थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज करते हैं इसको। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शन को दो पार्ट में बनाया गया है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था ना, प्राइमरी मनी का प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। नहीं है? सर, ये नहीं देखे थे। मनी का प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन देखे थे ना लास्ट वाली क्लास में, जो MCQ में भी दिया था। Yes, sir. हाँ Money हाँ का सर, देखे देखे थे. थे। कुछ और बोल रहा हूँ क्या तुम लोगों को? नहीं सर, उसको मुझको लग रहा है उसको कमर्शियल बैंक का याद आ रहा है. तुम लोग खिचड़ी मत बनाओ। चलो ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में अब चलते हैं। तो कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन दो कौन कौन से हैं? दो हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग एडवांसिंग ऑफ Consular. लोन। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? जो भी पब्लिक से हमारे पास डिपॉजिट आ रहे हैं वो किस डिपॉजिट किस में आएंगे? एक्सेप्ट कर रहे हैं. पहला बताओ, डिमांड सर, डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट। हाँ सर 3 फॉर्म में आता है, करेंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग सेविंग डिपॉजिट। डिपॉजिट. हाँ ठीक है। तो करेंट अकाउंट क्या होता है? सर, इट इज बेसिकली फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। Yes, तो sir. इसमें जो भी जब हाँ, नो बिजनेस रिपीट ट्रांजेक्शन पर्पस होता से है. कितने भी ट्रांजैक्शन इसमें सर, किए जा सकते मैक्सिमम हैं, नंबर ऑफ कोई ट्रांजेक्शन विल बी restriction। डन। हाँ और सर, इसमें चेक फैसिलिटी नहीं होता है। हाँ, चेक फैसिलिटी किसमें? करेंट अकाउंट में नहीं होता है? सर होता नहीं है होता है। इसमें. होता है। सर होता है, बस फिक्स डिपॉजिट में नहीं होता है और सेविंग और करेंट में होता है. हाँ तो ऐसे बताओ ना, अब क्लियर बताओ। फिक्स डिपॉजिट में चेक फैसिलिटी नहीं होता है, करेंट अकाउंट में तो चेक फैसिलिटी होता ही होता है। भूल के भी इसको गलत मत करना, क्योंकि चेक यस सर, क्योंकि वो हमारा इसलिए तो बिजनेस बिजनेसमैन पर्पस है। यूज करते हैं उसका. हाँ तो इसमें बिना चेक का कोई एक्टिविटी, ये मेजर पोर्शन है चेक वाली एक्टिविटी। बाकी अकाउंट से ट्रांजैक्शन होगा, कैश ट्रांजैक्शन होगा। इसके अलावा मेजर बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंट अकाउंट के थ्रू, चेक के थ्रू ही होते हैं। सॉरी सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिपॉजिट विच आर रिपेबल बाय बैंक्स ऑन डिमांड। करेंट डिपॉजिट हो गया, मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन विथ इंटेंशन फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन विद सच डिपॉजिट। क्लियर? दे कैन बी ड्रॉन Yes, sir. अपॉन बाय अ चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, लिखा है ना। तीसरा Yes, चीज, sir. यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? सर मिलता नहीं है, हमको देना पड़ता है. जो जो भी नहीं मिलता है। बिजनेसमैन हाँ। होते हैं. देखो कमर्शियल बैंक के
सारे बैंक के अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ हम अपने एकेडमिक पर्पज से, एग्जाम पर्पज से ये कंसिडर करेंगे कि करेंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अभी CRR SLR एक बार और देखेंगे, लेकिन यहाँ ठीक है पे सर। CRR का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लो। कैश रिजर्व रेशियो बैंक के पास जमा होता है, कौन से बैंक? सेंट्रल बैंक। यस सर। CRR का एक पार्ट सेंट्रल बैंक RBI के पास जब हम डिपॉजिट करते हैं, तो क्या उस डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट RBI देता है? नो सर। नहीं देता है ना। नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब कोई भी कमर्शियल बैंक CRR के फॉर्म में मनी डिपॉजिट करता है, तो क्या उस पे इंटरेस्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है? क्लियर? यस सर। CRR पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। रादर बैंक इम्पोज सर्विस चार्जेस फॉर रनिंग दिस अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज से हो रहा है, तो इस वजह से क्या है कि बैंक इस पे इंटरेस्ट चार्ज या नहीं अदर करता। सर्विसेज चार्ज इस पे चार्ज नहीं करता है। प्रोवाइड करता। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हमारा कौन सा अकाउंट है? फिक्स डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, ये 3 नाम है, ठीक है। यस सर। तो फिक्स डिपॉजिट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट होगा। यस सर। मिनिमम क्या होगा? 7 दिन, फिर 14 दिन, 15 दिन, मतलब एक फिक्स पीरियड के टाइम के लिए के लिए डिपॉजिट कुछ होगा। पैसा फिक्स किया जाता है। ये सब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट 5 साल, 10 साल, फिर उसको फिर से एक्सटेंड करा सकते हो एप्लीकेशन देके। ठीक है सर। तो तुम्हारा ये हो गया। सच डिपॉजिट डू नॉट एंजॉय चेकेबल फैसिलिटी, ये तुम लोगों ने सही बताया है। इस पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है हमारा सेविंग रेट से ज्यादा मिलता है। मिलता है। नोट डाउन कर रहे हो ना सारा पॉइंट? तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि प्राइमरी फंक्शन इसका कौन कौन सा है, और इसके बाद एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हो गया, और दूसरा वाला फंक्शन लेंडिंग एक्टिविटी हो गया। तो ये 2 पॉइंट ऐसे लिख लो, हेड लिख लो, और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 3 पॉइंट लिख लो। कौन कौन से? करेंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, और थर्ड तुम्हारा सेविंग डिपॉजिट। तो सेविंग डिपॉजिट क्या होगा? सर ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का करंट अकाउंट का और combination। फिक्स अकाउंट का। चलो ठीक है, तो ये बहुत तुम्हारा करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का एक पार्ट हो गया। और तुम्हारा एक फ्लेक्सी अकाउंट भी होता है। फ्लेक्सी सर अकाउंट का कौन? नाम सुना है? नो सर, कौन सा कौन बोले? सा? पर ये कौन सा है? फ्लेक्सी, फ्लेक्सी। सर सुन, एक बार बोर्ड पे स्पेलिंग में। हाँ, FLEXY, फ्लेक्सी अकाउंट। नो सर, फर्स्ट टाइम। फ्लेक्सी अकाउंट क्या होता है? जैसे तुम लोगों ने ये बोला है ना कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है। यस सर। यही बोला है ना, करेंट अकाउंट, डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। सेविंग में तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट और करेंट का एक पार्ट होता है। इसमें क्या फ्लेक्सी अकाउंट में तुम्हारा होता है कि इसमें भी एक सर्टेन अमाउंट तुम्हारा फिक्स हो जाता है, लेकिन वो तुम्हारा ऑटोमेटिक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से देखते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है। इसमें तुमने अकाउंट में मेंटेन किया है कि अगर 60,000 के ऊपर मेरे अकाउंट में बैलेंस जाएगा, ठीक है, तो आप 60,000 फिक्स कर लेना, 40,000 को ऐसे एज इट इज रहने देना। लेकिन 60,000 के नीचे जैसे ही मेरा बैलेंस जाएगा, ये मेरा सेविंग अकाउंट का पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो एक सर्टेन लिमिट के बाद जब मेरा अकाउंट का मनी या अमाउंट एक्सीड करेगा, तो एक बेंचमार्क अमाउंट को बोल देंगे कि ये फिक्स्ड रहेगा, और ऊपर का क्या रहेगा? फ्लेक्सिबल रहेगा। समझ में आया? समझ में आया धन्यवाद। सेविंग में देख लेते हैं। डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी, इसमें तुम्हारा चेक फैसिलिटी होगा, बट सम रेस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ
विड्रॉल। सेविंग Withdrawal. अकाउंट में क्या है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं कि आप महीने में 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 5 के बाद अगर विड्रॉल करेंगे तो 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया हमारा विड्रॉल चार्ज लगेगा, सर्विस चार्ज लगेगा। तो इस तरह के दुनिया भर के इसमें सेविंग डिपॉजिट में चार्जेज होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं। द कैरियर रेट, हाँ, इसमें तुम्हारा फिक्स इंटरेस्ट रेट के जो रेट होते हैं फिक्स अकाउंट के, उस इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में सेविंग डिपॉजिट पे हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कम होता है। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट पे जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट होगा वो फिक्स्ड अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है। कभी भी हम जाके बैंक के पास से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये अमाउंट हमारे यहाँ रहने वाला है। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक इंसेंटिव देते हैं कि इस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा सेविंग डिपॉजिट के कंपैरिजन में। दूसरा देखते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन का मतलब क्या है कि हमने जो भी बॉरोवर हैं, इंडिविजुअल हैं या बिजनेस फर्म है, हम उनको लोन देंगे। तो अब इसमें लोन्स के कई सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो तुम्हारा कैश क्रेडिट हो गया। कैश क्रेडिट का मतलब एक अकाउंट खोल दिया जाएगा, उसमें आपको बॉन्ड और स्टॉक टाइप इंक्लूड होता है कैश क्रेडिट में। उनके अगेंस्ट उनको लोन देते हैं। हाँ, मतलब तुम्हारा कोई भी एक कोलेटरल है, चाहे स्टॉक है, बॉन्ड है, इस तरह का कोलेटरल के बदले में तुमको लोन करेंट एसेट्स पे भी दिया जाता है सर, इस पे करंट एसेट्स पे भी दिया जाता है लोन। हाँ, करंट एसेट्स पे भी तुम्हारा ये लोन दिया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा कैश क्रेडिट। सेकंड डिमांड है कि a credit limit is sanctioned and amount is credited to a account. The borrower may withdraw any amount within his credit limit. अच्छा, इसमें जैसे कैश क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट का मतलब क्या है कि इसमें आपको एक लिमिटेशन होता है कि हमने दे दिया कि आप 1 लाख तक का हम आपको कैश क्रेडिट दे रहे हैं, तो आप 1 लाख के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। आप लिमिट में ही कैश का विड्रॉल कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसको जैसे आम भाषा में बैंक में सीसी भी बोलते हैं, सीसी अकाउंट। सीसी अकाउंट, सीसी, हाँ, सीसी मतलब कैश क्रेडिट। The borrower may withdraw any amount within his credit limit and interest is charged on the amount actually withdrawn. तो ये लोन का अमाउंट है, तो जो भी कैश विड्रॉल होगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। डिमांड लोन क्या है? ये भी हमारा लोन है। सिंपल इसमें इसका डिफरेंस ये है कि जैसे ही बैंक डिमांड करेगा लोन ये को रिपेबल होता है वापस करने के लिए, तो बॉरोवर को उससे वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या है? तुम्हारा पर्सनल लोन का फॉर्म में है और कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में है। अगर कोई भी तुम्हारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी है, मान लो कोलेटरल सिक्योरिटी तुम्हारा लैंड हो गया या फिर कोई बिल्डिंग हो गया, उसके बदले में आपका वैल्यूएशन किया जाएगा और जितना वैल्यूएशन आएगा उस वैल्यूएशन के बदले में आपको लोन दिया जाएगा। और ये शॉर्ट टर्म लोन है, तो यू कैन कंसीडर 1 ईयर एज ए शॉर्ट टर्म। ठीक है? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्या चीज? अब सर ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक कल। अब आगे आज क्या बोले कि अभी स्टॉप कर दें इस टॉपिक को? हाँ सर, अब मत पढ़े, अब उसका क्वेश्चन बता दीजिए 10 मिनट। अच्छा, क्वेरी है, चलो ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन कल देखेंगे और इसके बाद आरबीआई का फंक्शन देखेंगे, सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके एपेक्स बॉडी, और इसमें हम कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई भी देखेंगे। तो हाँ क्या क्या क्वेरी है? ठीक है सर। ये जो सर सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। सर तुम्हारा क्या? सर तुम्हारा नहीं आगे नहीं, हाँ, बताओ बताओ। सर ये जो हम लोग सीवीटी का जो सब्जेक्ट डाले हैं, हाँ, उसमें सर कैसे करना होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे?
देखो पहला बात तो तुम्हारा सीबीटी बेस्ड है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। यस यस सर। दूसरा चीज तुम्हारा ये है और कि सर हाँ जिसको कंप्यूटर चलाने ही नहीं आता है। अरे वो उतना टफ नहीं है, वो बस क्या वो टिक टिक करना है वो। तुमको कंप्यूटर चलाना हमको नहीं कौन सा आता है, घंटा आता है चलाने। इंस्टीट्यूट पे आओ और तुमको कंप्यूटर चलाना सिखा देते हैं। ठीक अच्छा है सर, आएंगे लोग 2-3 दिन। तुम लोग आओ यहाँ पे, सब सिखाया जाएगा। और यहाँ पे आने का सर मतलब है, ऑफलाइन में तुम है कोचिंग बच्चे नहीं आ आपके रहे हो, पास बलिया में में? ही रह रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। देखो हमारे सर आपके सामने पास आ ऑफलाइन सर में जाइए। रहने का है? प्रॉब्लम है, नहीं तो आ जाते लोग। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ हाइब्रिड मोड में होने का मतलब यही है कि हमारे पास जो बच्चा ऑफलाइन में है, जिस मोड में कंफर्टेबल है उसको पढ़ना है, अगर मन है तो वो किसी भी मोड में पढ़े, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मन लगा के पढ़ो, अपना तैयारी करो। और कंप्यूटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को मैंने मोबाइल पे एग्जाम क्यों कराया था? कंप्यूटर मैं पे नहीं वही चीज दीदी। होने वाला है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होने वाला है। कंप्यूटर स्क्रीन पे भी तुम्हारे क्वेश्चन सामने ऐसे रहेंगे और उसी क्वेश्चन को तुम्हें पढ़ के समझ के और अपने ऑप्शन को टिक करना है, दैट्स इट। तो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस मोबाइल पे होगा वही सेम चीज तुम्हारा एक कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा। उसमें ठीक ऐसा है। कुछ पहाड़ वाला चीज नहीं है कि इसमें मुझे टाइपिंग करना है या फिर कुछ करना है। तो जितने भी एमसीक्यूज मैं उसी पैटर्न पे, सीयूटी का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे बना भी रहा हूँ। और एमसीक्यू का जो स्ट्रक्चर है वो सीयूटी का ही स्ट्रक्चर है। तो वहां से अटेम्प्ट करो, पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हारा सीयूटी वाला ही। ठीक है सर, वो और तो क्वेश्चन भी उसी है। तरह से हैं। तो कंप्यूटर पे अगर तुम लोग को एग्जाम देना है तो मैं ये करूँगा कि लास्ट का 2-3 मॉक टेस्ट होगा, मैं तुम लोग को कंप्यूटर पे करा दूंगा एप्लीकेशन की वजह। ठीक। ठीक है सर। ठीक है, तो उससे तुम लोग का एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे एग्जाम में बैठना है। ठीक है सर। ठीक है, और क्या क्वेरी था तुम्हारा एग्जाम का? सर बताइए वही कैसे आएगा, मतलब कितने क्वेश्चंस आएंगे, और अगर हम लोग डोमेन में अगर हम लोग मेरा सर शायद 4 है तो उसको हम कैसे करेंगे, मतलब कैसे चेक करेंगे वो लोग। पहले तो तुम्हारा सब्जेक्ट कौन कौन सा है ये देख लो। सर मेरा डोमेन ये तीनों अपना अकाउंट्स बीएसटी और इकोनॉमिक्स और एक सर इन्वायरमेंटल साइंस डाल दिए हैं। सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या पढ़ें। एक मिनट रुको, क्या क्या बोली? सर इकोनॉमिक्स में तो हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स पे आएगा ना। हाँ अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट क्लियर कर रहा हूँ ना। ठीक है। अब आज तुम्हारा बैंकिंग वाला कवर नहीं हुआ, सोच रहा था इसको कवर करने का। चलो ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा बैंकिंग वाला। तो फिर इनकम और एम्प्लॉयमेंट वाला कवर करेंगे। बस इसको कवर करने के बाद फिर इंडियन इकोनॉमी वाला कवर करेंगे। अभी मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या तुम लोग को? स्क्रीन शेयर किया हूं। दिख रहा है? हाँ सर। अब इसमें तुम ये नीचे देखो, ये दिख रहा है तुमको यहाँ का पैटर्न? स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। यही वाला तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न है। और ये तुम्हारा एग्जाम 3 शिफ्ट में होगा। एक शिफ्ट तुम्हारा लैंग्वेज का होगा, जिसमें तुम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देकर निकल जाओगे। फिर दूसरा शिफ्ट तुम्हारा डोमेन का होगा। तो डोमेन में जितने भी तुम लोगों ने सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, वो सारा इस डोमेन में नेक्स्ट वाला पेपर होगा। तो डोमेन में तुम्हारा अकाउंट, बिजनेस और इकोनॉमिक्स ये कवर किए जाएंगे। इंग्लिश में लैंग्वेज में तुम्हारा 50 क्वेश्चन होगा। 50 में से तुमको अटेम्प्ट करना होगा 40, मैक्सिमम 40। सेम वे में तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक अकाउंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स 50 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चन। जनरल टेस्ट में तुम्हारा 60 क्वेश्चन है। आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन। और ये तुम्हारा अभी टाइम का मेंशन दिया है। इंग्लिश वाले में तुमको 45 मिनट और ईच लैंग्वेज, तो मान लो अगर इंग्लिश का है तो 45 मिनट मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए। और दूसरा लैंग्वेज तुमने लिया हुआ है इसके अलावा हिंदी, तो उसके लिए एडिशनल 45 मिनट मिल जाएंगे। नेक्स्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट,
इसमें तुम्हारा इस सब्जेक्ट के लिए 55 मिनट्स डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है तुम्हारा जनरल टेस्ट, जिसमें 7 क्वेश्चन है, उसमें 50 मिनट करने हैं, तो उसमें तुम्हारा होगा 60 मिनट का टाइम। तो जनरल टेस्ट में तुम्हारा क्या क्या है, एक तो जीएस का पोर्शन है, यस सर। उसके बाद दूसरा पोर्शन किसका है तुम्हारा, रीजनिंग है सर, और किसका सर है, रीजनिंग, तो तुम्हारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और इसके बाद यस सर। थर्ड है तुम्हारा रीजनिंग एबिलिटी। तो टोटल 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन का मतलब 20 20 20 ये तुम्हारा पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का। तीन सेक्शन से जनरल टेस्ट सर ये जो डोमेन का है, हाँ ये इसमें 50 में तीनों सब्जेक्ट आ जाएंगे 50 क्वेश्चंस में? नहीं, एक ही कहना होगा? subject का तुम्हारा 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें एक हाँ। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ये तुम्हारा देखो तुम्हारे हाँ सर, समझ गए समझ कितने गए। हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ सर, समझ गए। दैट सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारा 50 क्वेश्चन रहेगा, और वो हर 50 क्वेश्चन में से तुमको अटेम्प्ट करने होंगे 40 क्वेश्चन। तो अगर अकाउंटेंसी का पेपर आएगा तो अकाउंटेंसी में 50 क्वेश्चन आएंगे, और उस 50 क्वेश्चन में से तुमको अटेम्प्ट करना होगा कितना, 40। इसी तरह बिजनेस का भी पेपर आएगा, बिजनेस पेपर में भी कितना क्वेश्चन आएगा, 50, अटेम्प्ट कितना करना होगा, 40। टू बी अटेम्प्ट 40 इसी तरह इकोनॉमिक्स के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, और अटेम्प्ट और कितना 40 करना होगा, करना रहेगा। 40। क्योंकि डोमेन है तो डोमेन में तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट हो गया है ना, डोमेन से तुम्हारा डोमेन का नॉलेज देखा जाएगा ना, 12th क्लास में कितना पढ़ाई किया है, तो डोमेन तुम्हारा एक मेजर पोर्शन है। डोमेन के बाद फिर तुम्हारा सीयूटी कंप्लीट नहीं होगा। तो बीएचयू का एग्जाम देखोगे वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज कंसीडर नहीं किया गया है, डोमेन में केवल 2 ही सब्जेक्ट लिया गया है, अकाउंट और बिजनेस। और मुझे एक बात सुनिए, हाँ मान लीजिए मैं तो डोमेन सब्जेक्ट 3 ली हूँ, एक इंग्लिश ली हूँ और एक इंग्लिश और एक जीएस जनरल साइंस। और सर हाँ सुन रहे हैं ना, और मान लीजिए जैसे बीएचयू 2 ही डोमेन सब्जेक्ट को कंसीडर कर रहा है, तो मेरे 2 ही सब्जेक्ट अच्छा कोई भी डोमेन 3 में से हो जाएगा तो वो हमको कंसीडर करेगा। अब देखो 3 में से 2 का यहाँ पे सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि बीएचयू का अगर तुम नोटिफिकेशन निकालोगे तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। ये सर वो शायद बिजनेस का और अकाउंट्स का शायद मांग रहा है। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस है। तो सर मैं उसी का बोल रही हूँ कि अकाउंट्स और बीएसटी में मेरा अच्छा चला गया, तो मान लीजिए जैसा कॉपी चेक होगा, जैसी कॉपी मेरी रहेगी उसके हिसाब से नंबर के हिसाब से कॉलेज मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो मान लीजिए वो ड्यू इन मतलब हमको कंसिडर नहीं किया मेरे परफॉर्मेंस है, और वो डोमेन मेरा बीएसटी और अकाउंट्स अच्छा है, तो वो बीएचयू कंसिडर करेगा। क्यों नहीं करेगा सर तब ठीक है, 5 में से 2 ही अच्छे चलो। तुम सबको एज एक सेपरेट हेड कंसीडर करो। हाँ सर, यही मेरे को कंफ्यूजन था कि अगर मैं एक जो बिजनेस साइंस इन्वायरमेंटल साइंस का ली हूँ, तो अगर वो मान लीजिए मेरे पेपर खराब गया तो इन सब इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं, समझ गए, मैं देख रहा हूँ कि नहीं। हाँ सर, बंद कर दीजिए। सर आप बंद करके केवल आप आइए। हाँ वही चीज कर रहा हूँ, तुम लोग को मैं देख रहा था कि नहीं है स्क्रीन से, अब देख रहा हूँ नहीं, हाँ अब सही है। ठीक है। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि देखो सारे कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया है, सारे यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पे हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। डीयू का जो पैटर्न है, डीयू से स्टार्ट करते हैं, मेजर 2 ही कॉलेज का हम टारगेट कर रहे हैं, डीयू और बीएचयू का। डीयू क्या बोलता है कि हम 4 सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। 4 कौन कौन से, एक तुम्हारा लैंग्वेज, एक तो लैंग्वेज जनरल और 2 डोमेन। इसके बाद तुम्हारा डोमेन से उन्होंने बोला है कि हम 3 कंसीडर करेंगे। तो डोमेन से 3 का मतलब वो ये भी बोलते हैं कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपने बोर्ड एग्जाम में या अपने स्कूल के क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट लिया है और जिस सब्जेक्ट का एग्जाम आपने दिया है, मीन्स के अकाउंट इकोनॉमिक्स, तो आप उसी सब्जेक्ट को कंसीडर करो। तो तुम्हारा हो गया एक इंग्लिश, फिर हो गया अकाउंट, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। तो ये 4 के बेसिस पे मेरिट बनाया जाएगा।
उनका एक और क्राइटेरिया था कि जिसके पास अकाउंटेंसी नहीं था वो मैथमेटिक्स कंसीडर कर सकते थे हाँ। या फिर जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं था 12th में वो अकाउंटेंसी को रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन अगर कोई भी बच्चा जिसका अकाउंटेंसी नहीं है, मैथमेटिक्स भी नहीं है, तो वो ड्यू के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अच्छा। तुम्हारे केस में ये वाला सिचुएशन नहीं है, यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि तुम्हारा एक लैंग्वेज है, अकाउंटेंसी भी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो है ही। अब बात करते हैं बीएचयू का। बीएचयू में क्या है कि उनको अकाउंटेंसी बिजनेस तो चाहिए ही चाहिए, उनको जीटी चाहिए साथ में। डीयू को जीटी नहीं चाहिए था, डीयू को लैंग्वेज चाहिए था और डोमेन से 3 चाहिए था। यहाँ बीएचयू में लैंग्वेज नहीं चाहिए, जीटी चाहिए और डोमेन में भी इनको अकाउंट बिजनेस इकोनॉमिक्स तीनों नहीं चाहिए। स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि हमारा जो मेरिट होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन 2 सब्जेक्ट फ्रॉम डोमेन, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी एंड 1 जनरल टेस्ट। अब क्लियर है? हाँ यस सर। सर। सर डीयू में जनरल टेस्ट नहीं चाहिए? नहीं, वो लैंग्वेज प्रेफर करता है। जनरल टेस्ट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, you can ठीक है। skip that part, but if you want to join BHU then it is must। ठीक है सर। क्या हो गया, क्या जीटी का प्रिपरेशन नहीं करना है क्या? असर नहीं। करना है, जरूरी थोड़ी है कि निकल ही जाएगा डीयू। नहीं, तुम्हारा कल से मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कल से तुम्हारा जीएस का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है और इंग्लिश सर का तो मैथ्स में चलेगा। तो सर मैथ तो हम लोग नहीं लिए हैं ना, तो फिर मैथ्स क्यों? सब बेसिक के लिए लोग बेसिक पढ़ोगे नहीं। मैथ नहीं ली हो मतलब क्या, मैथमेटिक्स वो वाला डोमेन वाला मैथमेटिक्स नहीं, तुमको अच्छा। बेसिक जनरल मैथ। टेस्ट में तुम्हारा मैथमेटिक्स है ना। हाँ सर, अच्छा। वो टाइम एंड की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, हाँ सर सर चलो ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी। सर गंदा सा मैथ्स नहीं पसंद है। चलो और कोई डाउट है तो पूछो। सर नहीं नहीं, सर, बस बस यही था कि मान लीजिए अगर पूरा ओवरऑल परसेंटेज तो नहीं ना देखेगा, बस क्लियर हो गया। बता रही हो कि पूछ रही हो? सर मतलब बता रहे हैं कि क्लियर हो गया, यही डाउट था। ठीक है, चलो ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सर। चलो ठीक है।